एशिया कप में आज टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। आज भारत अपने मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा। न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे से लौटने के बाद ये भारतीय टीम की अग्नि परीक्षा होगी। एशिया कप में टीम की कप्तानी विराट कोहली को सौंपी गई है, क्योंकि धोनी चोटिल होने की वजह से इस मुकाबले में भारत की कप्तानी नहीं कर रहे। एशिया कप में धोनी की गैर मौजूदगी में दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है। आज के मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा को भी मौका मिल सकता है। हालांकि पिछले 10 साल में ये पहला ऐसा मौका है जब टीम इंडिया में धोनी, युवराज और रैना में से कोई भी शामिल नहीं है। बांग्लादेश से खेले गए आखिरी वनडे में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का 100वां शतक लगाया था, लेकिन भारत को मैच गंवाना पड़ा था। एशिया कप के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 12 रनों से हरा दिया है। जीत के लिए 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 284 रन ही बना पाई। श्रीलंका की ओर से त्रिमाना ने शतक लगाया था, जबकि संगकारा और मैथ्यूज ने हाफ सेंचुरी मारी थी। पाकिस्तान के उमर अकमल ने 74 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम 297 का आंकड़ा नहीं पा सकी। इस मैच में लसिथ मलिंगा सबसे तेज 250 विकेट लेने वाले श्रीलंका के गेंदबाज बन गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में खोले गए एम्स इस साल के अंत तक काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 19 मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का भी काम खत्म होने वाला है। इसके लिए 39 और मेडिकल कॉलेज को भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का बीड़ा सरकार उठा चुकी है। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यूपीए 2 ने पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की लागत 2200 करोड़ बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों को रोजगार मिलेगा। इन परियोजनाओं में लखनऊ से सटे सुल्तानपुर रोड पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोमती नदी का सौंदर्यीकरण और गोमती नगर में ज्ञानेश्वर पार्क से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा अंडरपास भी शामिल है। बढ़ाई देंगे और उमरदा ये पिछड़ा इलाका है, वो एक ऐसा इलाका है जहाँ कुछ पैदावार भी नहीं हो पाती। उस इलाके में यूपीएसआईडीसी ने पहली बार एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। केंद्रीय कैबिनेट डीए को मौजूदा 90% से बढ़ाकर 100% करने की योजना बना रही है। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और 30 लाख पेंशन भोगी लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यूपीए 2 की ये पहल चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले अमल में आ जाएगी। ये दूसरा मौका होगा जब सरकार 2 अंकों में डीए को बढ़ाने का फैसला लेगी। इससे पहले सितंबर 2013 में भी सरकार ने डियरनेस अलाउंस में 10% तक का इजाफा किया था। राहुल गांधी के दबाव में आकर यूपीए सरकार भ्रष्टाचार विरोधी बिल पर 2 अध्यादेश ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार रोक सुधार बिल, समय सीमा के भीतर सामान और सेवा हासिल करने के जनाधिकार बिल को अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी जोरों पर है। माना यह भी जा रहा है कि इस सप्ताह तक केंद्रीय कैबिनेट के सामने ये अध्यादेश लाए जा सकते हैं। संसद के आखिरी सत्र में हंगामे और अव्यवस्था के कारण ये बिल पेश नहीं किए जा सके। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी यासीन भटकल ने कबूल कर लिया है कि उसने पुणे के जर्मन बेकरी और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईईडी प्लांट किया था। साथ ही दिल्ली में 2008 में हुए सीरियल धमाकों के लिए विस्फोटक भी उसी ने दिलवाए थे। यासीन भटकल ने मजिस्ट्रेट के सामने ये भी कहा कि 2008 में जयपुर में कराए गए सीरियल ब्लास्ट में इस बात की पड़ताल की गई कि उसकी बनाई आईईडी की क्षमता कितनी है। भटकल ने कहा कि उसने हॉलीवुड की एक फिल्म से आईईडी बनाने की प्रेरणा ली थी। आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के गढ़ में उनकी ताकत तोलने का मन बनाया है। अरविंद केजरीवाल 8 और 9 मार्च को गुजरात में एक रोड शो करेंगे। चुनावी सर्वे और तमाम आंकड़ों में ये बात सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली होने वाली है और बीजेपी को नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़त मिल सकती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली की एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। हरक सिंह रावत पर एक युवती ने छेड़खानी का इल्जाम लगाया था। इस मामले में सफदरजंग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 32 साल की युवती ने आरोप लगाया है कि पिछले साल सितंबर में ग्रीन पार्क एक मकान में उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने उसके साथ छेड़खानी की थी।
देखिए, मैं इस विषय पे क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं है और क्योंकि मैं सुबह से काम में लगा हूँ रुद्रप्रयाग, इसलिए मैं इस विषय पे मुझे अभी कोई जानकारी भी नहीं है और मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के मिशन पर निकले राहुल गांधी ने मंगलवार को असम के दीफू में आदिवासियों से मुलाकात की। राहुल ने चौपाल लगाकर सभी की बात सुनी और भरसक मदद का भरोसा दिया। सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं करता हूँ, मैं आदिवासियों की बात करता हूँ, दलितों की बात करता हूँ, महिलाओं की बात करता हूँ, विकलांग लोगों की बात करता हूँ, गरीब लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को पावर नहीं देंगे, तब तक ये देश नहीं चल सकता है। इधर रायबरेली के दौरे पर गई सोनिया गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से भेजे जाने वाले पैसों का आखिर क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। सोनिया गांधी ने रायबरेली के डलमाऊ में हरवंश खेड़ा गांव का दौरा किया और चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की। Now you have seen the state of this village, and it belongs to a particular community for which the state government should also take some responsibility. यूपीए सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद में अपने विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे। उन्होंने गुजरात में हुए दंगों का जिक्र करते हुए बार बार मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने देश की सभ्यता संस्कृति का हवाला भी दिया, लेकिन मोदी को छोटा साबित करने के चक्कर में अपनी ही मर्यादा का उन्हें रत्ती भर ख्याल न रहा। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा मंगलवार को दिल्ली में मिला। इस बैठक में 11 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे। उनके अलावा बीजेडी और असम गण परिषद ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में लेफ्ट ने 3 पॉइंट एजेंडा रखा और कॉमन प्रोग्राम बनाने की बात कही। जेडीयू के शरद यादव ने तीसरा मोर्चे को पहला मोर्चा करार दिया और दावा किया कि अगली सरकार उन्हीं की बनेगी। एक बात जान लीजिए कि ये जो हम लोग इकट्ठे हुए, ये असली में फर्स्ट फ्रंट है। हमारे यहाँ पीएम के कैंडिडेट का 2-2, 3-3 बार सिलेक्शन हुआ है, कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। संजय दत्त के पेरोल बढ़ाने का एक सुर में विरोध किया जा रहा है। तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों के अलावा अब हाई कोर्ट ने भी ये पूछा है कि सिर्फ संजय दत्त ही क्यों, सबको ऐसी छूट क्यों नहीं दी जाती। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संजय दत्त की जगह आम आदमी होता तो इतनी छूट किसी सूरत में नहीं मिलती। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि आगे से एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके सुझावों पर सरकार पेरोल देगी। आज जो नियम है उसके मुताबिक ही ये पेरोल मंजूर हुआ है। महसूल आयुक्त को यह अधिकार है, लेकिन इस बारे में संशोधन करने की आवश्यकता है। कुछ नियमों में बदलाव की जरूरत है, हम वो बदल करने जा रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर हेनेसी वेनॉम जीटी सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि अब ये दुनिया की सबसे तेज कार के तौर पर जानी जा रही है। इस सुपर कार ने रफ्तार का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस महीने वेनॉम जीटी की टॉप स्पीड 435.32 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई, जो कि बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट्स की अधिकतम रफ्तार से थोड़ी ज्यादा है। कैनेडी स्पेस सेंटर में इस कार की स्पीड का ट्रायल रन लिया गया। इस कार को 0 से 435 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कार की स्पीड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए किसी भी कार को 2 विपरीत दिशाओं में दौड़ना पड़ता है, जिसकी इजाजत नासा के लैंडिंग स्ट्रिप पर नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सरकार ने इराक और ईरान के बीच हुए कथित हथियार सौदे पर चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने इराक से इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि ऐसा कोई भी समझौता यूएन के प्रस्तावों का सीधा उल्लंघन है। हालांकि अमेरिकी प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि इराकी सरकार ने ऐसे किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया है। इराक के रक्षा विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा है कि ईरान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेंटागन से इस साल के अंत तक अफगानिस्तान से पूरी अमेरिकी सेना की वापसी के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि ऐसा तभी मुमकिन है जब द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर दस्तखत नहीं होते। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कर्नी ने ये कहा है कि ओबामा ने हामिद करजई को ये संदेश दे दिया है। खबर ये है कि करजई ने बीएसए पर दस्तखत नहीं करने के संकेत दे दिए हैं, जिसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि करजई के बाद बनने वाले राष्ट्रपति इस पर दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय लगने की वजह से अमेरिकी फौज की एक छोटी टुकड़ी ही वहाँ पर रह पाएगी।
तुर्की में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर प्रधानमंत्री का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस्तांबुल और अंकारा में प्रधानमंत्री और उनके बेटे बिलाल की कथित वॉइस रिकॉर्डिंग का विरोध किया, जिसमें वो अपने बेटे से एक मोटी रकम को छिपाने की बात कह रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में एर्डोगन अपने बेटे से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच में पुलिस की रेड पड़ने से पहले वो सारी दौलत को छिपा ले, ताकि सरकार पर किसी तरह की कोई आंच न आए। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से इस वॉइस रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत बताया गया है। क्यूबा में इन दिनों सिगार फेस्टिवल चल रहा है। दुनिया भर में अपनी सिगारों के लिए मशहूर क्यूबा में तरह तरह की सिगारें रखी गई है, जिन्हें आजमाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्यूबन सिगार की पूरी दुनिया में काफी मांग है।